स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है टॉपिक बिजनेस का, वो टॉपिक कर रहे थे। आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है, उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप हमने किया, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उसके बारे में हमने उसकी फीचर्स पढ़ी, मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ी। आज इसका एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वही कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कितनी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो होती हैं। देखिए, टोटल हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं मेनली, वो हमारी 6 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज जाती हैं। अब हम उनके बारे में अलग अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहली है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या नाम है इनका? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए, ये जो सोसाइटीज होती हैं, दीज आर इस्टेब्लिश्ड बाय कंज्यूमर ओनली। नाम में ही इनके इस्टेब्लिश कौन कर रहा है ना, उनका नाम आ जाएगा। और किसके लिए करी जा रही है? कंज्यूमर के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कंज्यूमर के इंटरेस्ट को किससे खतरा है? देखिए, जो मिडल मैन होते हैं, वेदर दे आर होलसेलर और एजेंट्स, या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए या रिटेलर कह लीजिए, कई बार क्या देखा गया है कि ये लोग चीज़ों को बहुत ऊंचे रेट पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटियरिंग के साथ बेच रहे होते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें दे रहे होते हैं। सप्लाई चेन जो है उसको बहुत फ्रीक्वेंट नहीं चलने देते, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है, जिससे कंज्यूमर जो है उनको ख़राब क्वालिटी की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर और इनकन्वीनियंस के साथ खरीदनी पड़ती हैं। तो इस तरीके की सोसाइटीज़ को कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, कंज्यूमर ने ही बनाया है, कंज्यूमर के ही इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, और यहाँ पर कहें टू अवॉइड मिडलमैन एक्सप्लॉयटेशन, कि जो मिडलमैन की एक्सप्लॉयटेशन है उससे बचने के लिए हमने इसको बनाया रहता है। तो ये होते हैं हमारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यूँ मान लीजिए एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर इकट्ठे मिलकर, कोई 100-200 लोग मिलकर अपना ही एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करते हैं। वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से चीज़ें खरीदते हैं, बीच की मिडल मैन पूरी अवॉइड हो गई, और अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली ही सेल आउट करते हैं। ये सोच लीजिए आपके अपने आसपास कुछ लोग मिलकर अपना ही कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर बना लें। आपके अकेले के लिए तो वो चीज़ें लेने के लिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपका ऑर्डर साइज़ इतना नहीं है। लेकिन अगर आप एक ग्रुप की फॉर्म, अपने आप को सोसाइटीज़ की फॉर्म दे लेते हो, उसके बाद बहुत सारे लोगों की डिमांड तो इतनी हो गई है कि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के लिए एक ऑर्डर साइज सही क्रिएट कर ही देगी। तो ये जो होता है, ये हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। मेनली आप 3 चीज़ें समझिए कि ये कौन बनाता है और किसके फ़ायदे के लिए। इसका आंसर एक ही आएगा कि ये जो स्मॉल कंज्यूमर्स होते हैं ये मिलकर बनाते हैं और अपने ही कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में फॉर्मूला ही यही चलता है। इसका जो मेन आपका इसका बेस है वो यही चीज़ है, इसकी आइडियोलॉजी यही जाती है कि 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1, ईच 1 फॉर ऑल। तो हर एक कोई हर एक के लिए काम कर रहा है। तो उन्हीं कंज्यूमर ने एक दूसरे का साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव स्टोर बनाया और वो अपने ही मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये तो होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो भी इस तरीके से प्रॉफिट आता है वो भी फिर सोसाइटीज़ के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से जब आपका चीज़ों को खरीद कर बेचने का मकसद फ़ायदा कमाना है ही नहीं, तो आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें स्मूथ सप्लाई और सही रेट के ऊपर लोगों को दे रहे होते हैं। तो ये तो होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके बाद होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, जैसा हमने कहा था कि इनको कौन बना रहा है? स्मॉल प्रोड्यूसर ही रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बनाता है कंपैरेटिवली वीकर सेक्शन के लोग जो हैं वही बना रहे होते हैं।
तो जो भी स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने ही इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए या अपने जैसे ही प्रोड्यूसर को फ़ायदा देने के लिए इनकी शुरुआत करते हैं। अब जो एक छोटा मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है उसके सामने समस्या क्या है कि वो रॉ मटेरियल बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदता है एक बार, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट में भी वो बड़े प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के बराबर कहीं भी नहीं आता है, तो वो उनको वहाँ कम्पीट कर ही नहीं सकता है। उस केस में क्या होता है कि कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर मिलकर साथ काम करना शुरू करता है कोऑपरेटिव स्टोर के टाइप में। इससे वो अपने रिसोर्स को शेयर कर पाते हैं और उनके फ़ायदे जो हैं वो ले पाते हैं। तो बड़े कैपिटलिस्ट जो हैं उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, उस बार्गेनिंग पावर का कि वो भी उतनी अच्छी डील दे पाएँ, उतना अच्छे बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज मार्केट कर पाएँ, वेयर हाउसेस की सुविधाएं ले पाएँ, ट्रांसपोर्टेशन में अपनी चीज़ों को रख पाएँ, उसके लिए ये बनाई जाती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर मिलकर स्मॉल प्रोड्यूसर वो अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को एक तरीके से इकट्ठा करते हैं और अपनी असेट शेयरिंग करते हैं ताकि वो जो बिग प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कंपटीशन का सामना कर पाएँ। तो नॉर्मली ये हमारे होते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि प्रोड्यूसर के, स्मॉल प्रोड्यूसर के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। फिर इसके बाद आती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। थोड़ा सा अंतर है प्रोड्यूसर में और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। देखिए, एक यूँ समझ लीजिए कि एक तो बहुत बड़ा शुगर मैन्युफैक्चरर है। अगर जो शुगर मैन्युफैक्चरर जो कि बड़े स्केल पर काम कर रहा है उसके पास अपने बहुत सारे वेयर हाउसेज, गोडाउन वगैरह सब चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पैकेजिंग की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, रॉ मटेरियल वो सस्ते से सस्ता चीनी के साथ ले सकता है, बेचने के लिए भी वो अच्छा काम कर सकता है। लेकिन एक है छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो कि शुगर मैन्युफैक्चर करती हैं, वो उतने बड़े लेवल पर अकेला अपना ट्रांसपोर्टेशन का या वेयर हाउसिंग का अरेंजमेंट, पैकेजिंग का नहीं कर पाते, वो सब ने मिलकर कर लिया। ये तो हुआ प्रोड्यूसर में। अब होता है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में क्या है कि चीज़ें बनाने की दिक्कत नहीं है, प्रोड्यूसर्स जो है वो अपनी चीज़ें बना रहे हैं, उनका जो मेन कंपटीशन आता है अपनी चीज़ों को मार्केट करने में, क्योंकि जो बड़े प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, जो वो उसकी मार्केटिंग होती है, बहुत अच्छे लेवल पर कर पाते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर में तो हम सारी चीज़ों में ही एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, मार्केटिंग में सभी प्रोड्यूसर अपनी अपनी चीज़ें बना रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, जहाँ पर वो जो भी उनके इनपुट्स हैं उनको सही डील के साथ अपने कंज्यूमर तक पहुँचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग एडवांटेज अपने प्रोडक्ट के लिए इकट्ठा कर पाएंगे, इसी के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी प्रोड्यूसर ही बनाते हैं और ये भी, यहाँ पर वो अपने सभी तरीके के प्रोडक्शन से सेलिंग तक की सभी कामों के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन ये सोसाइटीज़ मेनली प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ उन स्मॉल प्रोड्यूसर से खरीद लेती हैं और उनको बेचने भर की जिम्मेदारी ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ले लेती हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ तरीके की प्रोसेसेस को मर्ज नहीं किया, सिर्फ चीज़ों को सेल करने का, मार्केट करने का काम जो है मिडल मैन को, एजेंट्स को जो कमीशन देना होता था वो आपका बच जाएगा और आप अपने प्रोडक्ट के लिए बढ़िया लेवल की मार्केटिंग कर पाओगे। इसके लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी वो शुरू करी जाती हैं। इसके बाद आती हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए, हम एग्जाम्पल लें तो एक तो फार्मर है जिसके पास मान लीजिए बहुत बड़ा खेत है। अब अगर उसके पास ज़्यादा बड़े फील्ड है, उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वो अच्छी किस्म के बीज से लेकर उसके ऊपर इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ बना सकता है। लेकिन कुछ किसान हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, ठीक है, और अब इनकी दिक्कत क्या है कि ये बड़े खेती जितने जो है इनके पास ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही एक तरीके से इनकी ज़मीन का साइज़ इतना है कि वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इनको काम पर ये इन चीज़ों को हायर कर सके या खरीद सके। यहाँ पर अगर ये अपनी बाउंड्रीज को मैच करेंगे और अपने खेतों को मिला लेते हैं और इकट्ठे मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हम ये कह दें कि ये कोऑपरेटिव फार्मिंग करना शुरू कर दें। तो ये अगेन वही चीज़ हो जाएगी, ये स्मॉल फार्मर्स बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, ताकि वो लार्ज स्केल पर खेती करने के फ़ायदे ले सकें। देखिए, बड़े स्केल पर काम करने के भी फ़ायदे होते हैं। आप छोटे स्केल पर काम कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ों की का फ़ायदा सही ले ही नहीं पाते हो। ट्यूबवेल एक ही लगना है, चाहे छोटे खेत में पानी देना है, बड़े में देना है,
कॉस्टिंग तो आपकी वो आ ही गई, ट्रैक्टर लेना है हर छोटे छोटे खेतों में सब जगह, ना तो ट्रैक्टर का पूरा फ़ायदा आएगा क्योंकि नहीं तो आपके पास ज़मीन ही नहीं है, और वो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर वो सब कर लेते हैं तो अगेन वही फ़ायदा, जो कोऑपरेटिव का मेन बात ही यही है कि जो वीकर सेक्शन है वो अपने आप को ज्वाइन करे और अपनी कॉस्ट को कम करते हुए आउटपुट को बढ़ा ले। तो ये फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। चाइना में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी 1980s में, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न जो थी वो उन्होंने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर फार्मिंग जो है सारी कोऑपरेटिव लेवल पर है कि इंडिविजुअल खेत नहीं, उन्होंने अपने मिलाए और अपनी असर शेयरिंग करी, कोऑपरेटिव फार्मिंग करना है कि जो टोटल खेत है वो एक बड़े खेत की फॉर्म दे दी और सब मिलकर कोऑपरेशन से काम कर रहे होते हैं। इससे उनका टोटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी बढ़ा, उनके रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाया। तो देखो अभी 4 किसान हैं, थोड़ी ज़मीन है, लेकिन चारों ने अलग से ट्रैक्टर लिए हुए हैं, चारों ने अपने अलग से मजदूर बुलाने पड़ेंगे वेयर हाउसेज का, लेकिन चारों मिलकर अगर काम करना शुरू करें तो रिसोर्स शेयर होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी 4 पर होती नहीं है, एग्जाम्पल था ये सर, 10 के बाद ये शुरू हो जाती है। 10 मेंबर मिनिमम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर होने चाहिए। इसके बाद है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, नाम में ही आते चले जाएंगे इनके, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो लाइफ की, पैसे की ज़रूरत तो हर जगह पड़ने वाली है। अब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जो बड़े लोग होते हैं उन कंपैरेटिवली उन लोगों के पास सिक्योरिटी करने के लिए, जो भी बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको समझने के लिए, उनसे डील करने के लिए अच्छे लोगों की, डॉक्यूमेंट्स की, सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं होती है। तो वहाँ पर उन लोगों को क्रेडिट की फैसिलिटीज़ बहुत आसानी से सही रेट पर मिल जाती है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि जो भी आपके लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, रिसोर्सफुल भी नहीं है और अपना कोई छोटा मोटा काम वो कर ही रहे हैं, अब उन लोगों के साथ दिक्कत आती है कि उनके पास चाहे डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पर कह लो, एक्सपर्टिज्म के लेवल पर कह लो, वो सारी चीज़ें अपनी फेवर में होती नहीं है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वैसे ही वीकर सेक्शन के लोग जो हैं आपस में मिलकर अपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेते हैं, अपनी स्मॉल सेविंग्स को उसमें डालते हैं और अपने एक दूसरे की नीड्स के अकॉर्डिंगली उसकी मदद हो जाती है। इसमें फ़ायदा क्या रहेगा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो टर्म्स एंड कंडीशन क्रेडिट की होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही होती हैं, क्योंकि वो पर्सनली एक दूसरे के टच में होते हैं। डिफ़ॉल्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वर्क वगैरह ये जो सारी चीज़ें भी हैं कंपैरेटिवली, ये हमारे जो भी मेंबर्स होते हैं उनके फेवर में ही रहती हैं। तो उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बहुत आसान टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो लोन है मिल जाता है और उनको इतना पैसा सेव करने के लिए भी बहुत जो है सेफ प्लेस मिल जाता है। तो ये होती हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने मेंबर्स की क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करती हैं। और एक बहुत नई सी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देखिए नाम में ही आ गया, ये वो मेंबर हैं जो कि रीजनेबल रेट्स के ऊपर घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ज़मीनों के, बिल्डिंग के, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, तो एक अच्छी सोसाइटी में घर तो उनके बजट से बाहर है और जो उनका बजट है उसमें उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही जो अपने लिए चाहते हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इसी तरीके के लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर अपना पैसा लगाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, एक बड़ी सी ज़मीन इकट्ठा ले लिया, जिस तरीके से उस ज़मीन के ऊपर सभी एक अच्छी सोसाइटी के लिए जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो बिल्डअप करा जाता है। आप अकेले के पैसे से तो वहाँ पर क्लब हाउसेज, मेंबरशिप, ये जिम वगैरह सारी चीज़ें नहीं अरेंज कर सकते थे, लेकिन सब ने मिलकर उसको एक अच्छी तरीके की, मतलब सस्ती ज़मीन बड़ी सारी खरीदी और उसको डेवलप किया सोसाइटी के तौर पर और लोगों को फ्लैट मिल गए। तो ये जो चीज़ें जाती हैं, ये चली जाते हैं प्लॉट या जो भी फ्लैट है उस तरीके से उनको दे दिए जाते हैं। ये होता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि मेंबर्स को हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में उनका कॉपरेशन करती है। तो ये जो होगी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो उनको रीजनेबल कॉस्ट पर उनकी जो घर की ज़रूरतें हैं वो पूरा कर देते हैं एक तरीके से घर बनने की। तो ये हमारी टोटल जो है 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन बात अगर हम पढ़ेंगे ना, तो बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम इसको पढ़ रहे हैं,
कहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस में, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। सभी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है और इनकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। ये बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस से कैसे अलग है कि बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट बहुत आगे रखा, इसमें अपने मेंबर्स को सर्व करना बहुत आगे रखा। ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। इनको बनाने का ही एक मेन मकसद जो है वो अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का रहेगा। गवर्नमेंट की पैट्रोनेज, गवर्नमेंट भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इनको कई तरीके की टैक्स हॉलीडेज और बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने मेंबर्स को कहाँ कहाँ कैसे हेल्प कर सकती हैं ये हमें पता चलता है इसकी टाइप से। 6 टाइप्स हैं और इसमें हम मेनली यही समझेंगे कि इनको कौन बनाता है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, और ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव समझा कि कंज्यूमर बनाते हैं अपने आप को मिडलमैन की एक्सप्लॉयटेशन से। बड़े मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से कम्पीट आप डायरेक्टली छोटे प्रोड्यूसर के तौर पर नहीं कर पाते हो, लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर मिलकर जो है अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तौर पर बिजनेस करना शुरू करते हैं और वहाँ उसी तरीके की अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा लेते हैं इनपुट के मामले में, आउटपुट मार्केटिंग के बारे में। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की बात हो जाए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हम अच्छी तरीके से कर पाएँ, उसके लिए हमारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करता है कि जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को बिल्कुल बड़े जो सेलर्स हैं उसकी तरीके से बेच पाएंगे, उतनी ही एडवांस उनकी मार्केटिंग कर पाएंगे। ये यहाँ पर गया। फार्मर कोऑपरेटिव में छोटे छोटे किसानों ने मिलकर अपने खेती को इकट्ठे करना शुरू किया और लार्ज स्केल पर काम करने के फ़ायदे फार्मर्स को मिल जाएंगे। ये फार्मर में। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में यही हुआ कि छोटी छोटी जो क्रेडिट नीड्स होती हैं लोगों की, वो रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर और आसान टर्म्स एंड कंडीशन पर जो फाइनेंस की ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करते हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर आ जाएगा कि इकट्ठे मिलकर वो घर बनाने वाली बात है, तो वो हम एक सोसाइटीज़ के रूप में यहाँ पर लोगों को बनाते हुए और अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट्स के ऊपर उनको घर प्रोवाइड करना है तो वो करेंगे। ये हमारा 3rd फॉर्म ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ आज का सेशन भी। नेक्स्ट सेशन में हम कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। हम सोल ट्रेड पढ़ चुके हैं, प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं, हाँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कल हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छे तरीके से इसको पढ़िए और समझिए। थैंक यू।